evening, children. Welcome to Grammar Galaxy. Grammar Galaxy teaches you and wants to make you perfect into grammar of English. Now let us start. पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में खूब डिटेल्स में हमने पढ़ा। उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने किए। तो नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम आज से स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल सारी जानकारी लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर एक्सरसाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि एक वाक्य में नाउन का अगर रेपिटेशन होता है, कई बार उसको हम बोलते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा जो है थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है। इसलिए उस नाउन के रेपिटेशन को दूर करने के लिए हमने प्रोनाउन यूज करना स्टार्ट किया। तो पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रोनाउनों को किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 5 तरह के प्रोनाउन यहाँ लिखा है हमने, जबकि होते 10 तरह के हैं। 5 तरह के पहले प्रोनाउनों को हम लोग देख लेते हैं, ये कौन कौन से हैं और इनका नाम क्या क्या है। तो प्रोनाउन के प्रकार में पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम लोग आई लिखते हैं, यू, ही, सी, इट, दे, इस तरह के मी, अस, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है जो व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। इनको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में अधिकारवाचक प्रोनाउन कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये हमारा अधिकार किसी चीज पर दिखाते हैं। तो अब आप ये भी कहोगे कि माई भी है, माई भी हमारा अधिकार दिखाता है, लेकिन माई जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है। किस तरह से हो जाता है, जैसे हम लोग लिखते हैं माई बुक, माई बुक, मेरी किताब। ये शब्द जो है ये इस नाउन के पहले आया है और नाउन के बारे में कुछ पोजीशन के बारे में बताता है। इस नाउन के पोजीशन के बारे में बताने वाला ये शब्द जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जबकि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। और पॉसेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर। तो ये सब हैं अधिकारवाचक सर्वनाम या पॉसेसिव प्रोनाउन। ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ये किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है या किसी चीज को संकेत करता है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, बुक मेरी। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है ये संकेतवाचक सर्वनाम है, जिसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजनवाचक सर्वनाम या विभाजकवाचक सर्वनाम, जो दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को अलग अलग बताता है। जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरी है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच कहने का मतलब बहुतों में से सभी, आइदर कहने का मतलब दो में से दोनों। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके प्रोनाउन बताता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम।
जैसे ईच अदर, ये ईच अलग है, ईच अदर, ईच और अदर में ये संबंध बताने वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वन अनदर। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्पर संबंध बताता है, इसलिए इसका नाम पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम है। 5 और सर्वनाम है, उनको भी देख लेते हैं और उसके बाद उसके यूज के बारे में समझेंगे। तो अगले 5 जो प्रोनाउन है, 5 पहले पढ़ा चुके। अब 6 जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के प्रोनाउन आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में दबाववाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी लगभग वही है, जिस तरह से ये है उसी तरह से ये भी है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी। इनके अंतर हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन अभी याद रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन इसी तरह के होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एवरीबडी, समबडी। एवरीबडी कहने से किसी निश्चित व्यक्ति को बोध नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समबडी कहने से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो पाता है। समथिंग कहने से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पाता है। समवेयर कहने से किसी निश्चित स्थान का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो संबंध बचाता हो, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये संबंध बनाने का, संबंध बताने का काम करता है। किस तरह से करता है आगे हम लोग नियम में सेंटेंस के साथ इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी वही है जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, वो रिलेशन बताने का काम करता है तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और प्रश्न पूछने का काम अगर वही शब्द करता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो कौन किसी के नाम के जगह पे आया है तो हु वहां पे प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसको कहते हैं। जैसे whom has he invited, किसको उसने इनवाइट किया है, तो whom चूंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यही शब्द अगर प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये शब्द अगर संबंध बताने का काम करते हैं तो हम लोग उसको संबंधवाचक कहते हैं। तो अब बारी बारी से एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के लिए यहाँ पे एक हमने चार्ट बना रखा है। इस चार्ट के बारे में इस चार्ट से हम पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन और उसका केस बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसमें तीन पर्सन होते हैं। पर्सन क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात आप सुन रहे हैं और हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बात करने वाला हूं, मैं अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा वो फर्स्ट पर्सन में होगा। मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आपके लिए जो प्रोनाउन मैं यूज करूंगा वो सेकंड पर्सन में होगा। हम दोनों जिसके बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उस तीसरे व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन हम लोग प्रयोग करेंगे उसको हम लोग कहेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो बात करने वाला अपने लिए जो यूज करता है वो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले के लिए जो प्रोनाउन यूज करता है वो सेकंड पर्सन में, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो थर्ड पर्सन में। जैसे मैं अब बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई लगाऊंगा,
आप सुन रहे हैं तो आपके लिए यू लगाऊंगा। किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए मैं ही लगाऊंगा, ही इज ए गुड बॉय। मैंने बोला, आपने सुना, उसके बारे में बात हुई तो उसके लिए मैं ही लगाऊंगा। तो इस तरह से 3 पर्सन, वक्ता अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेगा फर्स्ट पर्सन में, सुनने वाले के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेगा सेकंड पर्सन में, और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग करेगा वक्ता, उसको हम लोग थर्ड पर्सन में समझेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में देखिए एक तरह का प्रोनाउन यूज होता है, जैसे सब्जेक्ट में बोलना हो तो हम आई बोलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में अपने लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है तो मी बोलूंगा मैं। तो इस तरह से सब्जेक्टिव केस एक हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव केस, मतलब एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद अपने किसी किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाने के लिए मैं अपने लिए माइन लगाऊंगा प्रोनाउन। तो इस तरह से इस चार्ट में समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन में आई, और सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर मुझे अपने लिए कोई प्रोनाउन लगाना है तो मी, और प्लूरल में अस। उसके बाद अधिकार दिखाने के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो माइन और आवर्स होगा। ये माई और आवर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके आगे इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि कब एडजेक्टिव होगा और कब प्रोनाउन होगा। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट के जगह भी यू लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के जगह भी यू लिखेंगे, और पॉसेसिव मतलब अधिकार दिखाने के लिए, सेकंड पर्सन का अधिकार दिखाने के लिए योर्स लिखेंगे। थर्ड पर्सन में एक वचन पुरुषवाचक, मतलब सिंगुलर नंबर, और मैस्कुलिन जेंडर में हम लोग ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और पॉसेसिव प्रोनाउन में हिज। सी नॉमिनेटिव में, हर ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद हर्स पॉसेसिव प्रोनाउन में। इट ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में भी इट, और पॉसेसिव में इट्स। दे प्लूरल में, ये सब हो गया सिंगुलर के लिए, ये सब हो गया सिंगुलर के लिए, और ये हो गया प्लूरल के लिए। तो प्लूरल में थर्ड पर्सन में दे, और ऑब्जेक्ट में देम, और पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए देयर्स। क्या लिखेंगे? देयर्स। तो इस तरह से ये चार्ट आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें और इसको याद रखें। इसके बाद प्रयोग का देखते हैं। तो देखिए, अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल पढ़ते हैं, कैसे कैसे उनका यूज करते हैं। जैसे किसी सेंटेंस के वर्ब से पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वो प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, और प्रोनाउन के प्रयोग वर्ब के बाद हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, एक आई और एक हिम। ये वर्ब है, वर्ब से पहले जिस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है नॉमिनेटिव केस में, और वर्ब के बाद जिस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। तो वर्ब के पहले नॉमिनेटिव और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, ये इसी का पैसिव है। ये हिम को सब्जेक्ट में लाए तो क्या हो गया? ही, मतलब वर्ब से पहले, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, वर्ब से पहले ही लग गया, और वर्ब के बाद इस आई को मैंने मी में कर दिया। ही इज टॉट बाई मी। तो वर्ब के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो सामान्य सी चीज है। दूसरा नियम ये है
कि जब तीनों एडजेक्टिव को एक साथ यूज किया जाए, या एक से एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन को एक साथ यूज करें या दो प्रोनाउन को एक साथ यूज करें, और हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते, किसी बुरी बात का आभास ना हो, हमारे सेंटेंस से किसी बुरी बात का आभास ना हो, तो हम लोग इस क्रम में 231 के क्रम में प्रोनाउन का यूज करते हैं। 231 कहने का मतलब कि सेकंड पर्सन पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे यहां देखिए, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। तुम, मैं और तुम, वह और मैं एक साथ परीक्षा की पढ़ाई करेंगे। तो तीनों पर्सन का यहाँ यूज हुआ है, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो 231 का क्रम हम लोग यूज करेंगे, मतलब, लेकिन हमारे कहने में, हमारे सेंटेंस में किसी बुरी बात का आभास नहीं होना चाहिए, किसी गलती का आभास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ही एंड आई, ही एंड आई थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, वह और मैं अपना काम खत्म कर चुके हैं। यहाँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये दो का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन उसी क्रम में हुआ है। यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, वह और तुम एक महान कार्य किए हो। तो सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ यूज किया जाए तो 231 का क्रम हम लोग याद रखेंगे, लेकिन ये भी याद रखेंगे कि हमारे सेंटेंस का अर्थ जो है वो किसी गलती के तरफ ना इशारा कर रहा हो। और उसी में अगर गलती की तरफ इशारा कर रहा है, एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपने दोष स्वीकार किए गए हैं या किसी बुरी बात का आभास हो रहा हो, तो प्रोनाउन को 123 के क्रम में रखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां था 231 और यहां है 123। जैसे आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, मैं, तुम और वह एक बहुत बड़ी गलती कर दिए। तो यहां चीज यही देखिए, यहां किसी गलती का एहसास नहीं था, किसी बुरी बात का आभास नहीं था, तो 231 के रूल में हमने लिखा है। और यहां गलती का आभास है, इसलिए 123 के रूप में लिखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद और थर्ड पर्सन उसके बाद। यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ, तुम और वह यह गलती या यह बदमाशी किए हो। तो इस तरह से अगर गलती का आभास हो रहा हो या किसी दोष का आभास हो रहा हो तो 123 का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ऐसा अगर नहीं है, किसी बुरी बात का आभास नहीं है, किसी गलती का आभास नहीं है, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। उसके साथ साथ ये भी सेंटेंस देख लीजिए, जब हम प्रोनाउन को प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो भी यही क्रम फॉलो होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वी, यू एंड दे शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क, हम लोग, तुम लोग और वे लोग इस काम में नहीं उतरेंगे। तो ये भी फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद और थर्ड पर्सन सबके बाद। तो अगर प्लूरल में प्रोनाउन को यूज करते हैं तो भी 123 का क्रम, गलती का एहसास कराता हुआ सेंटेंस कोई लिखते हैं तो भी 123 का क्रम, और गलती का एहसास नहीं है सेंटेंस में तो 231 का क्रम हम लोग यूज करते हैं। तो 231 और 123 को हम लोग याद रखेंगे कि कहां कहां यूज करना है। इसके बाद कुछ रूल और देखते हैं। तो ये रूल 4 देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। कौन कौन से शब्द हैं? लेट, लाइक, बिटवीन, बट और एक्सेप्ट।
इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लेट मी डू दिस वर्क, लेट है तो मी किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। यहां देखिए बिटवीन है, तो बिटवीन के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिटवीन हर एंड मी। एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब देखिए इस सेंटेंस का अर्थ कैसा होगा। एवरीबडी मैंने सभी, बट लग गया उसके बाद हिम, ऑब्जेक्टिव केस में ठीक है। मीनिंग देखते, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। सब आए परंतु वह नहीं आया। बट हिम का मतलब वह नहीं, परंतु वह नहीं। सब आए, सब उपस्थित हुए, लेकिन वह नहीं उपस्थित हुआ, क्योंकि बट के बाद जो सेंटेंस आया है वो निगेटिव हो जाएगा। तो एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। सभी लोग आए उसके बगैर, मतलब वो नहीं आया, ऐसा अर्थ होगा। He laughed at I, ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव में होगा। तो he laughed at me, everybody attended the party except, ही लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो एक्सेप्ट हिम। तो लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं कोई प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। रूल 5 कहता है यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो रही है तो तुलना करने के लिए एज या देन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एज या देन के बाद हम लोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो रही है, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रही है, सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, तो हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज एज फास्ट एज मी यहां लगा है, तो ही इज एज फास्ट एज आई होना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी तुलना मेरी तुलना, दोनों मतलब दोनों नॉमिनेटिव केस में तुलना हो रही है, तो हम लोग एज के बाद आई लगाएंगे। आई रन फास्टर देन हिम, आई रन फास्टर देन ही, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये नॉमिनेटिव में होगा। तो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज के बाद भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में तुलना हो तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे आई नो यू एज मच एज हिम, तो तुलना किसके बीच हो रही है? आई और हिम के बीच, सॉरी, यू और हिम के बीच। ये वर्ब है और वर्ब के बाद वो दोनों प्रोनाउन आए हैं जिनके बीच तुलना हो रही है। तो यहां पर हम मानेंगे कि दोनों ऑब्जेक्टिव केस में ही तुलना हो रही है, वर्ब के बाद ये दोनों आए हैं। यहां देखिए ही इज एज फास्ट एज आई, ये जो है वर्ब है, वर्ब से पहले ही, और तुलना किससे हो रही है? आई से, ही से और आई से। तो ही और आई से तुलना हो रही है, तो इसलिए यहां पर हमको नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहां यू और हिम के बीच, मतलब वर्ब के बाद दोनों प्रोनाउन आए हैं, तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव में भी यू ही होता है। तो आई नो यू एज मच एज हिम।
मैं तुमको भी उतना ही जानता हूं जितना कि उसको। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, दो ऑब्जेक्टिव केस में तुलना हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, और दो सब्जेक्टिव में तुलना हो, दो नॉमिनेटिव में तुलना हो तो हम लोग दोनों जगह नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। यहां तो सब्जेक्ट में तो होता ही है, ऑब्जेक्ट में भी नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। अच्छा, एक रूल ये देख लेते हैं, रूल 6। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, उसके बाद बी वर्ब का एक फॉर्म आया है। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर होता है। तो इट के बाद बी का एक फॉर्म आया है, उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन हमको लिखना है, मतलब इट के बाद बी और उसके बाद कोई प्रोनाउन लिखना है, तो वो भी नॉमिनेटिव केस में ही प्रयोग होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, वह मैं ही हूं जिसे दोषी करार देना चाहिए। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम। तो इट के बाद बी का कोई फॉर्म आए, उसके बाद किसी प्रोनाउन का यूज करना है तो नॉमिनेटिव केस में ही प्रयोग करेंगे। इट इज ही हु हैज वोन द ट्रॉफी, इट इज ही हु हैज वोन द ट्रॉफी। तो इट इज के बाद ही, नॉमिनेटिव केस में। इट वॉज ही, इट वॉज ही, या इट वर दे। ऐसे इट के बाद बी का कोई फॉर्म आए, उसके बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करना है। तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग के लिए इतने रूल को हम याद रखेंगे, इसके बाद फिर आगे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जैसा कि रोज कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।